मिल नहीं पाई है। बच्ची दिल्ली में है और उसके माता पिता पटना में हैं। ये बच्ची सरोगेसी के जरिए इस दुनिया में आई और इन्हें इस दुनिया में जो डॉक्टर लेकर आई है उनका नाम है डॉक्टर मनिका खन्ना। आइए उन्हीं से इस बारे में जानते हैं। डॉक्टर खन्ना, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो ये सरोगेसी की हम बात कर रहे हैं और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे में और रिस्क बढ़ जाता है। कैसे आपने इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया? जी, तो ये कपल हमारे पास 2019 में आया था जी। और 11 साल से इनके कोई बेबी नहीं था और 7 साइकिल्स आईवीएफ के फेल्ड थे। इनकी यूट्रस की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसीलिए हमने इन्हें सरोगेसी एडवाइस किया। वो सक्सेसफुली हुआ और बेबी डिलीवर हुआ 1 अप्रैल को 2020। अब पेरेंट्स जो है वो पटना में थे और बेबी हमारे पास दिल्ली में डिलीवर हुआ। तो ये बहुत वीक सिचुएशन थी बिकॉज वो लॉकडाउन की वजह से यहाँ आ नहीं सकते थे। तो हमने फिर उनको वीडियो कॉल के साथ कनेक्ट किया इमीडिएटली एट बर्थ। इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट क्योंकि मदर जो है वो हंस भी रही थी और रो भी रही थी क्योंकि वो बहुत खुश थी बेबी को देख के। दोनों पेरेंट्स पर दुखी भी थे क्योंकि वो अपने बेबी को गोदी में नहीं ले पा रहे थे। सो जैसा आपने ठीक कहा कि ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है, तो बहुत सारी प्रिकॉशंस के अंडर हमारी मेडिकल टीम ने उस बेबी को डिलीवर किया। सरोगेट की भी कंप्लीट सेफ्टी उसको भी प्रोवाइड की गई एंड हमारी टीम ने विद पीपल्स ग्रुप्स एंड एवरीथिंग डिलीवरी कराई एंड बेबी को हम पीडियाट्रिक्स टीम ने बहुत अच्छे से उसका टेक केयर किया। डॉक्टर खन्ना, जरा आप अगर बता सकें पॉइंट वाइज, क्योंकि देखिए सरोगेसी एक ऐसा मेथड है जिसके बारे में कॉमन मैन को, आम आदमी को उतनी जानकारी नहीं होती है। मुझे खुद बहुत जानकारी नहीं है, इसीलिए आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह के चैलेंजेस आ रहे थे, किस तरह के चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आ सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, और कैसे फिर आप लोगों ने इसको टैकल किया। आखिरकार जब जन्म हो गया उसके बाद कितनी खुशी आपको महसूस हुई? जी, तो ऑब्वियसली बिकॉज ये जो सरोगेसी तक पहुंचते हैं मेडिकल इंडिकेशंस की वजह से वो सबसे डिफिकल्ट केसेस होते हैं। पर इसमें क्या होता है कि एग्स और स्पर्म्स उन्हीं पेरेंट्स के होते हैं जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं। तो बायोलॉजिकली वही पेरेंट्स होते हैं और फिर जब एम्ब्रियो हम आईवीएफ लैब में बना लेते हैं फिर हम उसे सरोगेट में ट्रांसफर कर देते हैं। सरोगेट एक विलिंग लेडी होती है जो ये काम करना चाहती है एंड फिर वो इस प्रेगनेंसी को कैरी करती है 9 महीने और डिलीवर करती है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम एंड टू एंड पूरा ध्यान पड़ता है प्रोसेस में, राइट फ्रॉम गेटिंग अ प्रेगनेंसी और फिर 9 महीने सरोगेट की देख रेख, उसकी हाइजीन, उसका खाना पीना, उसकी सारी मेडिकल नीड्स, दवाइयां, ये सारा कुछ हम खुद प्रोवाइड करते हैं और हमारे परमानेंट नर्सेज जो एम्प्लॉयड होती हैं वो उनकी टेक केयर करती हैं सरोगेट। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आईवीएफ करके तो पेशेंट को प्रेग्नेंट करा देते हैं, वो अपना ध्यान खुद रखते हैं, बट सरोगेसी में इट इज लाइक वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंटायर प्रेगनेंसी। फीलिंग्स का ध्यान रखना कितना जरूरी होता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में कई बार ऐसे मौके भी आते होंगे जब पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगी, और आप खुद कह रहे हैं कि चैलेंजेस जाने का खतरा था लेकिन आप लोगों ने उसे संभाला। तो क्या रिएक्शंस थे बर्थ होने से पहले और उसके बाद? हाँ, बर्थ होने से पहले ऑब्वियसली थोड़ी एंजाइटी की फीलिंग्स रहती है। यहाँ काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि मेडिकल टीम कितने अच्छे से काउंसिल करती है, क्योंकि हमको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मेडिकल रिस्क भी बताने होते हैं पर साथ ही साथ कि होप को भी अलाइव रखना होता है। तो बैलेंस, बट जब बेबी हुआ तो उनकी खुशी आप मेजर नहीं कर सकते और हमारी खुशी 17,000 बेबी पैदा करने के बाद भी हर बेबी में उतनी ही होती है, बिकॉज इट इज सच एन अचीवमेंट एक लाइफ को लेके आना वर्ल्ड में, तो और इस बार डिफरेंट इसलिए था बिकॉज
थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एटलीस्ट वो देख पा रहे थे वीडियो कॉल्स के जरिए अपने बच्चे को। तो मतलब वो इतनी खुश थी, तो पहले हंस रही थी या रो रही थी 3-4 मिनट तो समझ ही नहीं आ रहा था। एंड पेरेंट्स जो है बहुत ही इमोशनल थे। एंड देन ये चिंता थी कि अब आगे कैसे होगा, वो तो आ नहीं पाएंगे। सो दैट इज हमारी टीम ने स्टेप अप किया और हमारे विमेन हॉस्पिटल की टीम ने बोला कि हम पूरा ध्यान रखेंगे उसको। सो लाइक आवर ऑन बेबी, यू नो, इनफैक्ट हमारी सिस्टर्स ने तो उसका नाम भी रख दिया है और उससे इंटरैक्ट करती है, बच्ची उनको रिस्पॉन्ड करती है और लवली फीलिंग एक्चुअली। डॉक्टर खन्ना, मुझे एक और बात बताइए, कोरोना का खतरा अभी सबको बना हुआ है, आम लोगों को भी बना हुआ है, तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और खासतौर से जब सरोगेसी के जरिए प्रेगनेंसी हो रही है, तो किस तरह के एहतियात बरतने की सलाह आपने दी थी पेरेंट्स को? जी, क्योंकि सरोगेसी के जरिए थी तो सरोगेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। तो उसको हमने बाहर जाने वगैरह नहीं दिया, उसको घर में ही रखा हॉस्पिटल में। और पूरा जो है, अगर किसी के साथ भी इंटरेक्शन होता है तो मास्क पहन के रखना है। रिपीटेड हैंड वॉशिंग वो भी प्रॉपरली, लाइक ऐसे नहीं 2-3 सेकंड में हाथ धोले, स्पेंड 20 सेकंड्स ऑन वॉशिंग योर हैंड्स। और पूरा हाइजीन का ध्यान रखना, स्ट्रेंजर्स के साथ एक्सपोजर नहीं होना, और कोई भी सिम्टम अगर अराइज हो तो उसको सीरियसली असेस करना, ये सारी प्रिकॉशंस ली जाती हैं। और जो मदर्स खुद प्रेग्नेंट हैं भी ये प्रिकॉशंस लेनी है, दैट बिकॉज दे आर प्रेग्नेंट दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 लाइव्स, एक उनकी अपनी और एक उनके अंदर जो बेबी है। बिल्कुल। तो उनको और भी ज्यादा, जनरल लोगों से भी ज्यादा कॉशियस रहना है कि वो अपने हाइजीन मेंटेन करें, रिपीटेड हैंड वॉशिंग करें, किसी को भी कफ फीवर है उसके कांटेक्ट में ना आए, मास्क पहनकर रखें। और अगर घर की कोई चीजें खरीदने जाना है तो वो ना जाए, घर से किसी और को बुलाए लाने के लिए। बिल्कुल, ये तमाम चीजें प्रोटेक्टेड। अच्छा, एक बात मैं समझना चाहूंगी, सरोगेट का जब सिलेक्शन होता है, ये एक अपने आप में बहुत ही क्रूशियल मेथड है, तो इसमें किस बातों का ख्याल आप रखने की सलाह देती हैं? और आज के दौर में जब महामारी का वक्त चल रहा है, आज अगर कोई पेरेंट ये चाहे कि वो सरोगेट मदर को सिलेक्ट करे और उसके बाद बच्चा पैदा हो, तो उससे आप क्या सलाह देना चाहती हैं आज के हालात को देखते हुए? ओके, आज के हालात को नॉर्मली भी हम एक सरोगेट की स्क्रीनिंग का प्रोसेस बहुत इलैबोरेटली करना होता है। बहुत सारे 20+ ब्लड इन्वेस्टिगेशन हैं जो हम करते हैं टू चेक कि उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो, जेनेटिक हिस्ट्री ठीक हो, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें रूल आउट करनी होती हैं। और उनकी हार्मोनल फर्टिलिटी हार्मोन्स कैसे हैं वो सब। उसके अलावा इमोशनल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कितना मन से इसे करना चाहती हैं, इज शी हैप्पी डूइंग इट, क्या उनकी फैमिली सपोर्टिव है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एक सरोगेट की सिलेक्शन में। एंड सेकेंडली काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में कहूंगी कि हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जब तक हम वायरस के आउटब्रेक को थोड़ा सा सेटल नहीं कर लेते हैं, तब तक फ्रेश केसेस को स्क्रीन करके रखें, बट स्टार्ट ना करें। और अगर और बहुत मजबूरी स्टार्ट करना भी पड़ रहा है तो फिर कोरोना के लिए जो टेस्ट है वो भी पहले कराएं। तो यानी कि जो पेरेंट्स अभी आपके पास आ रहे हैं सरोगेसी के लिए सजेशंस मांगने के लिए, उन्हें आप यही सलाह दे रही हैं कि कुछ वक्त तक इंतजार करना बेहतर होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर रहे हैं, बट प्रोसेस की इनिशिएशन थोड़ा रुकना चाहिए जब तक ये सेटल हो जाए। जी,
अच्छा, इस स्पेसिफिक केस की अगर हम बात करें जिससे हमने बातचीत की शुरुआत की थी, ये आपके लिए पर्सनली, आपके लंबे करियर के लिए कितना खास था? ये बहुत ही खास था मेरे लिए। इट्स बीन 20 years मैं बेबीज डिलीवर करा रही हूँ, बट ये एक दो दिन तो कई बार होता है कि पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पास 30 कंट्रीज से लोग आते हैं, कई बार होता है कि पेरेंट इमीडिएटली एट बर्थ नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरोगेसी तो खैर अब इंडिया में ही होती है, तो कई बार पेशेंट बैंगलोर में है, कई बार कलकत्ता में है, पहुंच नहीं पा रहा है। एक दो दिन तो होता है, पर एक महीना ये हमारे लिए बहुत यूनिक था। पहली बार हमने एक महीना एक बेबी को अपने बेबी की तरह पाला है। इट वॉज अ वेरी इमोशनली रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो। किस तरह के कन्वर्सेशंस होते थे आपके पेरेंट्स के साथ, और सरोगेट के साथ भी किस तरह के कन्वर्सेशंस होते थे? और काउंसलिंग की आप बात कर रही हैं, जब वो लोग आपसे सवाल पूछते होंगे, कैसे आपने समझाया? और खास तौर से खतरा हमेशा बना रहता होगा कि कोई संक्रमण ना हो जाए सरोगेट को, बच्चे को, तो इस पूरी सिचुएशन को कैसे आपने हैंडल किया? इसके लिए कांस्टेंट टच में रहना पेशेंट के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी टीम डेडिकेटेड टीम है सरोगेसी के लिए, बिकॉज हमारे 10 सेंटर्स हैं इंडिया में। तो डेडिकेटेड टीम्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट देती हैं पेशेंट को कि उनकी सरोगेट की प्रेगनेंसी किस स्टेज पे पहुंच गई है। फिर हम उनके साथ अल्ट्रासाउंड शेयर करते हैं ताकि वो इमोशनली कनेक्ट हो सके उसके साथ, और टाइम टू टाइम अपडेट से जो साथ साथ काउंसलिंग करते हैं कि जैसे फर्स्ट 3 months के चैलेंजेस अलग होते हैं, नेक्स्ट 3 months के चैलेंजेस अलग होते हैं। जब डिलीवरी होने वाली होती है तभी हम काउंसलिंग करते हैं कि भाई का क्या एक्सपेक्टेड टाइम है डिलीवरी का, ताकि वो लोग इमोशनली और फिजिकली और फाइनेंशियली प्रिपेयर हो सके डिलीवरी के लिए बेबी की। सो कांस्टेंट टच एंड काउंसलिंग आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लॉकडाउन की वजह से दिक्कत तो आई होगी, क्योंकि वैसे आप जब भी जरूरत पड़े मरीज के पास जा सकती हैं या फिर पेरेंट्स के पास, सरोगेट के पास जा सकती हैं। लॉकडाउन की वजह से ताकि वो लोग इमोशनली और फिजिकली और फाइनेंशियली प्रिपेयर हो सके डिलीवरी के लिए बेबी की। जी। सो कांस्टेंट टच एंड काउंसलिंग आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लॉकडाउन की वजह से दिक्कत तो आई होगी, क्योंकि वैसे आप जब भी जरूरत पड़े मरीज के पास जा सकती हैं या फिर पेरेंट्स के पास, सरोगेट के पास जा सकती हैं। लॉकडाउन की वजह से किस तरह की दिक्कत आई? क्योंकि देखिए 2 तरह की चुनौतियों से हम गुजर रहे हैं। एक तो कोरोना का संक्रमण ना हो जाए, किसी भी मेडिकल केस में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और दूसरा लॉकडाउन की वजह से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके लिए भागना पड़े, यहाँ से वहां शिफ्ट करना पड़े पेशेंट को, तो बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है पैदा। तो इसका सामना आपने कैसे किया? ऐसा है कि क्योंकि हम वेल इक्विप्ड हैं, तो लकीली हमें कहीं पेशेंट शिफ्टिंग के चैलेंजेस तो नहीं आए। बट यस, अगर किसी किस्म की पेशेंट शिफ्टिंग करनी पड़ती है, इट इज चैलेंजिंग। आई थिंक कोऑर्डिनेशन विद द अदर हॉस्पिटल, टेकिंग प्रिकॉशंस, जब वो शिफ्ट कर रहे हैं तब पूरी प्रिकॉशन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी लेना और पेशेंट के लिए भी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी है कि क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी बहुत हैं, तो हम जनरली रिलैक्स नहीं कर सकते कि अगर हमारे हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स ट्रीट नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल वी हैव टू फॉलो प्रिकॉशंस बिकॉज वी डोंट नो हु इज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। बट हैव सेड दैट ट्रीटमेंट रुक नहीं सकता। कोरोना है, बाकी प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम तो है, हम और पेशेंट सफर नहीं करने सकते बिकॉज ये है। तो वी हैव टू टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस एंड डू आवर वर्क। हाँ, मैं सोचती हूँ टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है, बिकॉज आज इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम अपनी अपनी जगह पे रह के कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। राइट टाइम कि आप हर टेक्नोलॉजी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का योग करें।
डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आज की तारीख में, क्योंकि अगर दो लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं लेकिन डिजिटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के वो तमाम बातें कर सकते हैं, काउंसलिंग दी जा सकती है जो ऐसे मौकों पर बहुत जरूरी होती है। अच्छा, आपने ये कहा कि जिस अस्पताल में जो सरोगेट है वो भर्ती थी, जहां पर ये बर्थ का प्रोसेस पूरा हुआ, वहां पर कोई कोरोना पेशेंट नहीं था, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और इस तरह के केसेस देख रही होंगी, इस तरह की सिचुएशन देख रही होंगी, तो किस तरह के एहतियात बरतने पड़ते हैं अगर उसी हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट का भी इलाज हो रहा है और ऐसे भी केसेस हैं, प्रेगनेंसी के केसेस हैं, तो एक डर पैदा होता है पूरे फैमिली में, पेरेंट्स में, कि बच्चे को कोई खतरा ना हो, दूसरों को कोई खतरा ना हो। और भारत जैसी कंट्री में जहां पर सीमित संसाधन हैं, तो कैसे एहतियात बरतने पड़ते हैं डॉक्टर? जी, अभी तो क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में ही ठीक हो रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता भी है, हम उसे डायग्नोज कर लेते हैं, तो वी आर सपोज टू रेफर उस पेशेंट को एक ऐसी गवर्नमेंट की जो डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल है। हमें उनको उस हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं करना है जो गवर्नमेंट ने डेडिकेट नहीं किया है, तो दैट जो इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं वो सेफ रहे। बट हाँ, अगर आगे चल के नंबर्स बढ़ते हैं और ऐसी सिचुएशन आती है कि लेनी पड़ती है, तो बहुत प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। और आपने ये पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर।